दुनिया में एक ऐसा बादशाह जिसे कोई हरा नहीं पाया। बहुत पहले की बात है, एक ऐसा बादशाह हुआ करता था जिसका नाम था सिकंदर। सारी दुनिया उसे सिकंदर ए आजम के नाम से जानती थी। वो जितनी जंगें लड़ता जावा रहता जीत जाता। हर मुल्क, हर बादशाह उससे डरता था। लेकिन कहते हैं ना, दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान को भी कभी ना कभी वो पल जरूर मिलता है जब उसकी तलवार नहीं बल्कि किस्मत उसका इम्तिहान लेती है। एक दिन की बात है, सिकंदर अपने कुछ साथियों और सिपाहियों के साथ मकदूनिया के घने जंगल से गुजर रहा था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। झाड़ियां इतनी घनी थीं कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से अंदर पहुंच पाती थी। हवा में एक अजीब सी नमी थी, जैसे जंगल खुद कोई राज छुपा रहा हो। घोड़ों की टापों की आवाजें उस सन्नाटे में गूंज रही थीं। अचानक सिकंदर को कहीं पास से एक औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी दर्दनाक थी कि उसका दिल कांप गया। उसने तुरंत अपने साथियों से कहा, घोड़े को रोका और बोला, क्या तुम्हें किसी लड़की की रोने की आवाज आ रही है? उसके सिपाहियों ने कहा, हाँ जहां पनाह, हमें किसी लड़की के रोने की आवाज आ रही है। फिर सिकंदर ने उनसे कहा, देखो ये आवाज कहां से आ रही है? फिर सिकंदर का एक सिपाही एक झाड़ी के पास गया और बोला, जहां पनाह, ये रोने की आवाज इस झाड़ी के पीछे से आ रही है। फिर सिकंदर उस झाड़ी के पास पहुंचा और बोला, कौन है वहां, कौन रो रहा है? लेकिन उस झाड़ी के पीछे से कोई जवाब नहीं आया। फिर थोड़ी देर बाद वही रोने की आवाज फिर सुनाई दी। अब की बार और भी पास से रोने की ज्यादा आवाज सुनकर सिकंदर उस झाड़ी में घुसने लगा। तभी उसके एक सिपाही ने सिकंदर से कहा, जहां पनाह, आप आगे मत जाएं, कुछ खतरा भी हो सकता है, हम आगे जाते हैं। सिकंदर ने अपने सिपाहियों को रुकने का इशारा किया और खुद उस दिशा में बढ़ा। तभी झाड़ियों के पीछे से एक कमजोर सी आवाज आई, मैं एक औरत हूं, मैंने कपड़े नहीं पहने हैं, आगे मत आइए, मैं ये आपके पड़ोसी मुल्क की रहने वाली हूं। फिर सिकंदर बोला, तुम क्यों रो रही थी और तुम अकेली इस घने जंगल में क्या कर रही हो और तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने हैं? फिर उस औरत ने अपनी सारी बात बताई। वो बोली, मैं अपने शौहर के साथ सफर पर थी। रास्ते में कुछ डाकुओं ने हम पर हमला कर दिया। उन्होंने मेरे शौहर को मार डाला। मैं किसी तरह जान बचाकर भाग आई, लेकिन मेरे जिस्म के सारे कपड़े फट गए हैं, मैं बाहर नहीं आ सकती। यह सुनकर सिकंदर का दिल पसीज गया। उसने अपने कंधे पर पड़ा मखमली लबादा उतारा और झाड़ियों की ओर फेंक दिया और बोला, डरो मत, ये लबादा ओढ़ लो और बाहर आ जाओ, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैं इस मुल्क का बादशाह हूं और मेरा नाम सिकंदर है। उस औरत ने वो कपड़ा उठा लिया और वो औरत कुछ देर तक झाड़ियों में ही रही। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर झाड़ियों से किसी के कदमों की आहट आई। वो औरत धीरे धीरे बाहर आई। जैसे ही सिकंदर की नजर उस पर पड़ी, वो पल भर के लिए ठिठक गया। इतनी हसीन औरत उसने जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। उसकी आंखें गहरी झील जैसी थीं, चेहरे पर अजीब सी चमक थी, जैसे कोई रहस्य छुपा हो। लबादे में लिपटी वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। हवा में उसकी खुशबू घुल गई थी और सिकंदर कुछ पल के लिए उस खूबसूरती में खो गया। फिर सिकंदर ने मुस्कुराते हुए उस औरत से कहा, अब डरने की जरूरत नहीं है, तुम हमारे मुल्क में हो, यहां तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? वो औरत कांपते हुए बोली, अब मेरा कोई नहीं रहा, मेरे शौहर को डाकुओं ने मार दिया, मैं अकेली रह गई हूं इस दुनिया में। ये कहकर वो औरत जोर जोर से रोने लगी। सिकंदर कुछ पल चुपचाप उसे देखता रहा, फिर बोला, रो मत, अब तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, चलो मेरे साथ, मेरे महल चलो। वो औरत कुछ पल के लिए झिझकी, फिर सिर झुका लिया। सिकंदर ने उसका हाथ थाम लिया और उसे अपने साथ लाया। महल पहुंचते ही सब हैरान थे कि बादशाह किसी अजनबी औरत को अपने साथ क्यों लाए हैं, लेकिन सिकंदर ने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। वो बस इतना बोला, अब ये मेरी जिम्मेदारी है। दिन बीतते गए। वो औरत अब महल में एक खास जगह पा चुकी थी। उसकी चाल, उसकी बातों में एक अजीब सी नरमी थी जो किसी को भी अपने जाल में फंसा ले। सिकंदर उसकी तरफ और खिंचता चला गया। वो उसकी मुस्कान का कैदी बन गया। कुछ ही समय में सिकंदर ने उस औरत से शादी कर ली। पूरे महल में जश्न मनाया गया। हर कोई यही सोच रहा था कि बादशाह अब पहले से ज्यादा खुश है, लेकिन किसे पता था कि सिकंदर की जिंदगी में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो उसके नाम और उसकी ताकत दोनों को हिलाकर रख देगा। रातें बीतने लगीं, दिन बीतने लगे और
शादी के कुछ ही दिनों बाद अचानक सिकंदर की तबीयत बिगड़ने लगी। वो दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। शाही हकीमों को बुलाया गया, दवाइयां दी गईं, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। महल में चिंता का माहौल था। कई हकीम आए गए, लेकिन सिकंदर की बीमारी का कारण कोई नहीं समझ पा रहा था। आखिरकार एक दिन उसके एक बुजुर्ग मंत्री सिकंदर के पास आए और सिकंदर से कहने लगे, जहां पनाह, एक हकीम हैं जो शहर के किनारे रहते हैं, बहुत तजुर्बेकार हैं, शायद वो कुछ कर पाएं। सिकंदर ने मंत्री से कहा, जाओ और सिपाहियों को उस हकीम के पास भेज दो और उस हकीम के पास हमारा पैगाम भिजवाओ कि उन्हें बादशाह सिकंदर ने बुलवाया है। फिर मंत्री ने एक सिपाही से कहा, जाओ और शहर के किनारे जो हकीम है उसे महल लेकर आओ। और वो सिपाही फिर हकीम के घर पहुंचा और उस हकीम के पास पहुंचकर उससे कहने लगा, हकीम साहब, मैं बादशाह सिकंदर के महल से आया हूं और उन्होंने आपके पास पैगाम भिजवाया है कि बादशाह सिकंदर की तबीयत खराब है, आपको उनकी दवाई करने के लिए जाना है। यह सुनकर हकीम ने कहा, ठीक है, मैं उस जड़ी बूटियां और दवाइयां उठा लेता हूं। फिर हकीम ने अपनी दवाइयां उठाई और उस सिपाही के साथ चल दिया। फिर जब वो महल पहुंचा तो उसे सिकंदर के पास लेकर गए। हकीम एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी था जिसकी आंखों में अनुभव की चमक थी। हकीम ने सिकंदर की नब्ज टटोली, कुछ जड़ी बूटियों से उसकी जांच की, फिर गहरी सांस लेकर बोला, जहां पनाह, इस बीमारी के बारे में मैं आपसे अकेले में बात करना चाहूंगा। फिर सिकंदर ने अपने सभी मंत्री और साथियों को हुक्म दिया कि तुम सभी मेरे कमरे से बाहर चले जाओ। फिर सभी वहां से बाहर चले गए। फिर हकीम ने सिकंदर से कहा, जहां पनाह, आपकी बीमारी साधारण नहीं है। आप मुझे ये बताएं, क्या आप जहरीले सांपों के संपर्क में रहते हैं? सिकंदर ने कहा, इसमें क्या अजीब बात है, मैं तो बचपन से ही सांपों के बीच रहा हूं। मेरी माँ खुद बहुत से सांप पालती हैं, लेकिन उन्हें तो कभी ये बीमारी नहीं हुई, फिर मुझे क्यों? मुझसे ज्यादा तो मेरी माँ सांपों के संपर्क में रहती है। हकीम ने धीरे से सिर उठाया और बोला, मैं सांपों के पास रहने की बात नहीं कर रहा। मैं कहना चाहता हूं कि क्या आप किसी सांप के साथ जिस्मानी संबंध रखते हैं? हकीम की बात सुनकर सिकंदर गुस्से से उठ खड़ा हुआ और बोला, हकीम साहब, आप क्या बकवास कर रहे हैं? मैं एक इंसान हूं, सांप से संबंध ये कैसे हो सकता है? हकीम शांत आवाज में बोला, जहां पनाह, मेरी जड़ी बूटियां कभी झूठ नहीं बोलती। मुझे जो लक्षण दिख रहे हैं वो इंसानी नहीं है, ये किसी इच्छाधारी सांप के असर से ही हो सकता है। सिकंदर थोड़ा घबरा गया। उसने पूछा, तुम्हें कैसे यकीन है कि मैं किसी इच्छाधारी के संपर्क में हूं? हकीम ने कहा, मुझे पहले यह बताइए कि आपकी तबीयत कब से बिगड़नी शुरू हुई? सिकंदर ने सोचते हुए कहा, हकीम साहब, मुझे ये दिक्कत तब से हो रही है जब से मैंने शादी की है। हकीम की आंखों में हल्की चमक उभरी और उस हकीम ने सिकंदर से कहा, जहां पनाह, वो औरत जिससे आपने शादी की है वो आपको कहां और कैसे मिली थी? सिकंदर ने पूरी कहानी सुनाई, कैसे उसने जंगल में एक औरत को बचाया, उसकी मदद की और फिर उससे शादी कर ली। हकीम ने गहरी सांस लेकर कहा, जहां पनाह, मुझे डर है कि वो औरत इच्छाधारी नागिन है। सिकंदर ने हैरानी से कहा, नागिन? ये नामुमकिन है, वो तो इंसान है और मेरी बीवी भी है। हकीम बोला, जहां पनाह, अगर आप खुद देख लेंगे तो आपको भी यकीन हो जाएगा। अगर आप पूरा पक्का पता करना चाहते हैं कि आपकी जो बीवी है वह इंसान है या नागिन है, तो आपको एक काम करना होगा। अगर आप यह काम कर लिया तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी बीवी नागिन है या एक इंसान। सिकंदर बोला, हकीम साहब, मुझे क्या करना होगा? आज आपको एक हुक्म दे देना है कि जो महल के पास तालाब है उस पर सख्त पहरा लगा दे और उसमें से किसी को भी पानी न दिया जाए। और आज रात महल से भी सारा पानी गायब कर दो, कहीं भी पानी मत रखना। और रात के वक्त अपनी बीवी से पानी मांगना। अगर वह पानी ले आए तो समझ जाना कि आपकी बीवी एक इच्छाधारी नागिन है। अगर ना ला पाए तो समझ जाना वह एक इंसान है हमारी तरह। यह बात कहकर हकीम वहां से चला गया। फिर रात का वक्त आया। रात का सन्नाटा था। महल के सारे दिए बुझ चुके थे, बस चांदनी की हल्की सी रोशनी खिड़कियों से भीतर आ रही थी। हर कोई अपनी नींद में डूब चुका था, मगर सिकंदर की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। हकीम की बातें उसके कानों में बार बार गूंज रही थीं। रात को अपनी बीवी से पानी मांगना, अगर वो नागिन है तो सच खुद सामने आ जाएगा। सिकंदर अपने बिस्तर पर लेटा लेटा यही सोच रहा था। कभी अपनी बीवी का चेहरा याद आता, वो मासूम मुस्कान, वो मीठी बातें, और फिर हकीम की आवाज, वो इच्छाधारी नागिन है। उसके दिल में डर और शक दोनों जगह बना चुके थे। आधी रात हो चुकी थी।
चारों ओर गहरा सन्नाटा छाया था। सिकंदर ने धीरे से करवट ली और अपनी बीवी से कहा, प्यास लगी है, जरा पानी लाकर दो। उस औरत ने आंखें खोली, मुस्कुराई और उठकर बोली, अभी लाती हूं जहांपनाह। वो कमरे से बाहर चली गई। सिकंदर की नजर दरवाजे पर टिकी रही। कुछ देर बीती, फिर कुछ और देर, लेकिन वो लौटी नहीं। महल में हर बर्तन, हर घड़ा पहले से ही खाली करवा दिया गया था। कुएं, तालाब, सब पर पहरा था हकीम के कहे मुताबिक। फिर वो औरत सारे महल में पानी ढूंढने लगी, लेकिन उसे अपनी पूरे महल में कहीं नहीं मिला। फिर उसे औरत ने देखा कि तालाब पर भी पहरा लगा हुआ है। उसको पता था कि शहर के बाहर एक नदी है, तो उस औरत ने एक खिड़की से झांक कर देखा कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। फिर उसने देखा उसे और उसकी खिड़की की तरफ कोई नहीं देख रहा है। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसका हाथ बहुत लंबा हो गया, यहां तक कि उसका हाथ नदी तक पहुंच गया जो शहर की बाहर थी। और उसमें से उसने एक लोटे में पानी भर लिया और पानी लेकर वह सिकंदर के पास पहुंची। सिकंदर ने पूछा, इतनी देर कैसे लग गई और पानी कहां से लाई? वो मुस्कुराई और बोली, जहांपनाह, बस महल के पीछे से, वहां अभी थोड़ा पानी बचा था। सिकंदर उसकी बात सुनकर सोचने लगा, महल के पीछे तो कोई तालाब नहीं है, फिर ये पानी कहां से लाई? क्योंकि उसने कहीं भी महल के आसपास या उसके पीछे कहीं भी पानी नहीं छोड़ा था। सिकंदर ने लौटा लिया और धीरे से होंठों से लगाया। जैसे ही पानी का पहला घूंट गले से नीचे गया, सिकंदर का दिल दहल गया। वो पानी ठंडा था, बिल्कुल ठंडा, जैसे किसी नदी की गहराई से निकाला गया हो। उसकी आंखें फैल गईं। वो उठ बैठा और खिड़की की ओर देखा। बाहर अंधेरा था, लेकिन दूर कहीं हल्की सी चमक पानी पर झिलमिला रही थी। सिकंदर ने सोचा, यहां से कोई नदी तो मीलों दूर है, तो फिर ये पानी कहां से आया? उसके रग रग में डर उतर गया। अब उसे यकीन हो चुका था, हकीम की बात सच थी। उसकी बीवी इंसान नहीं थी, वो एक इच्छाधारी नागिन थी। सिकंदर ने उस रात कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप बिस्तर पर लेट गया और सोने का नाटक करने लगा। लेकिन उसकी आंखें खुली थीं और दिल में हकीम की बात गूंज रही थी। उस हकीम ने कहा था, जब तुम्हें सच पता चल जाए तो अगला कदम सोच समझ कर उठाना। सुबह हुई। सूरज की पहली किरणों के साथ सिकंदर उठा और सीधे हकीम के पास पहुंचा। हकीम ने जैसे ही सिकंदर को देखा पूछा, जहांपनाह, क्या रात को वो औरत पानी लेकर आई थी? सिकंदर ने भारी आवाज में कहा, हां, पानी ले आई थी, और वो पानी किसी नदी का था। हकीम ने सिर हिलाया और बोला, जहांपनाह, मैंने कहा था ना, वो इच्छाधारी नागिन है, अब आपको एहतियात से काम लेना होगा। सिकंदर ने पूछा, लेकिन हकीम साहब, वो नागिन मेरे साथ क्यों रह रही है? उसने मुझे अब तक नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया? हकीम ने गहरी सांस ली और बोला, जहांपनाह, आपकी मां के पास बहुत से सांप हैं जिन्हें उन्होंने कैद करके रखा है। हो सकता है कि उनमें कोई नाग उस नागिन का साथी हो और उसी को आजाद कराने के लिए वो आपके करीब आई हो। वो सीधा आपकी मां को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि आपकी मां उसे भी कैद कर लेगी, इसलिए उसने आपको अपना जरिया बनाया है। सिकंदर ने कहा, हकीम साहब, तो क्या हो सकता है? मैं इस नागिन से पीछा किस तरह छुड़ा सकता हूं? हकीम ने कहा, बिल्कुल, और अगर उसने अपने नाग को आजाद कर लिया तो फिर वो किसी को नहीं छोड़ेगी, ना आपको और ना आपकी मां को। सिकंदर ने गंभीर होकर पूछा, तो अब क्या किया जाए हकीम साहब? हकीम ने धीरे धीरे कहा, अगर आप वाकई इस नागिन से छुटकारा चाहते हैं तो उसे एक ऐसी जगह ले जाइए जहां उसका असली रूप सामने आ जाए। वो जगह है समुद्र की गहराई। सिकंदर ने हैरानी से कहा, समुद्र, और वहां क्या होगा? हकीम मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, उस नागिन की ललक सत्ता है, ताकत है। वो आपके राज्य की सत्ता पाकर अपने नाग को आजाद कराना चाहती हैं। जहांपनाह, पूरे राज्य में यह ऐलान कर दीजिए, जो समुद्र की गहराई नाप कर बताएगा उसे मकदूनिया की पूरी सत्ता दे दी जाएगी। वो खुद सामने आएगी और उसी समुद्र में उसका अंत होगा। सिकंदर ने कहा, अब सब कुछ साफ है। वो उठ खड़ा हुआ और बोला, ठीक है हकीम साहब, आज ही मैं यह ऐलान करवाऊंगा। और फिर उसी दिन शहर में डंका बजा दिया गया। जो कोई भी समुद्र की गहराई नाप देगा उसे मिलेगा पूरा मकदूनिया का ताज। लेकिन कुछ ही देर बाद वो औरत मुस्कुराते हुए सिकंदर के पास आई और बोली, जहांपनाह, मैंने सुना है आपने कोई चुनौती रखी है कि जो कोई भी समुद्र की गहराई माप देगा उसे मकदूनिया की सत्ता दे दी जाएगी। क्या यह सच है? तो सिकंदर ने उस नागिन से कहा, हाँ, तुमने सही सुना। जो कोई भी समुद्र की गहराई माप देगा उसे मकदूनिया की सत्ता दे दी जाएगी।
फिर उस नागिन ने सिकंदर से कहा, ठीक है जहां पनाह, मेरे शौहर, मैं तैयार हूं इस चुनौती के लिए। मैं समुद्र की गहराई नाप कर दिखाऊंगी। सिकंदर ने उससे कहा, तुम ये कैसे करोगी? ये काम तो बड़े बड़े तुर्रम खां नहीं कर पाए। नागिन ने कहा, जहां पनाह आप बस देखेगा, मैं आपके सामने कैसे समुद्र की गहराई नापती हूं। बस आप कल समुद्र के बिल्कुल बीच में जाने की तैयारी करें। फिर अगली सुबह हुई। सिकंदर ने रात के वक्त ही हकीम के पास पैगाम भिजवा दिया था कि कल को हमें कश्ती पर सवार होकर समुद्र के बीचों बीच जाना है। हकीम सिकंदर का पैगाम सुनकर सुबह ही महल आ गया था और फिर वह तीनों समुद्र किनारे पहुंचे। उस वक्त वहां नीला आसमान, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी। लहरें इतनी ऊंची कि लगता था मानो समुद्र खुद किसी रहस्य की रखवाली कर रहा हो। बादशाह सिकंदर अपने साथ हकीम और कुछ सिपाहियों के साथ एक बड़ी नाव पर सवार हो गया। फिर नाव धीरे धीरे चलने लगी और कुछ दूर तक वह चलती रही। नाव धीरे धीरे चलते चलते समुद्र के बीचों बीच पहुंच चुकी थी। यहां ना जमीन थी ना किनारा, बस चारों तरफ गहराई और मौन। हवा में अजीब सी ठंडक थी और लहरों की आवाज किसी ताकत की इत्तला दे रही थी। सिकंदर ने अपने सामने बैठी उस औरत की तरफ देखा। वही औरत जिससे उसने शादी की थी, वही जो अब उसकी बीमारी का राज बन चुकी थी। वो बोला, अब बताओ, क्या सच में तुम समुंदर की गहराई नाप सकती हो? वो औरत हल्के से मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में रहस्य था, जैसे वो सब कुछ पहले से जानती हो। वो औरत धीरे से बोली, जहां पनाह आपने कहा था ना कि जो समुंदर की गहराई नापेगा उसे पूरे मकदूनिया की सत्ता दी जाएगी, तो आज मैं वही करने जा रही हूं। इतना कहकर वो उठ खड़ी हुई, नाव के किनारे गई और अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक उसके चारों ओर हवा तेज होने लगी। उसके बाल लहराने लगे और उसके चेहरे पर अजीब सी चमक उभर आई। अगले ही पल में उसका औरत का शरीर बदलने लगा। हाथों की जगह चमकते हुए स्केल्स, आंखों में सुनहरी चमक, जीभ दो हिस्सों में बांटी। वो अब कोई इंसान नहीं, वो थी इच्छाधारी नागिन बन गई। नाव के सभी सिपाही सहम गए। सिकंदर हैरान रह गया और हकीम ने शांत नजरों से यह सब देखा जैसे वो पहले से जानता हो। नागिन बोली, जहां पनाह, मैं अब समुंदर की गहराई नापने जा रही हूं। जब मैं नीचे जमीन पर पहुंच जाऊंगी तो अपनी पूंछ हिलाऊंगी, तब आप मुझे हल्का सा ऊपर खींचना, फिर मैं अपने आप ऊपर आ जाऊंगी। फिर ऊपर आकर मैं आपको समुद्र की गहराई कितनी है बता दूंगी। सिकंदर कुछ बोल ही नहीं पाया। उसकी आंखें बस उस नागिन की तरफ देखती ही जा रही थी। वो नागिन अपने असली रूप में नाव के किनारे से झुकी और एक तेज छलांग के साथ समुंदर की गहराई में समा गई। बस नागिन की पूंछ बाहर से दिख रही थी और वो नागिन समुद्र में लंबी होती जा रही थी। समुंदर की लहरें मानो उबल उठी, नाव हिलने लगी और कुछ पल के लिए चारों तरफ बस पानी का शोर ही रह गया। जैसे ही नागिन नीचे गई, हकीम ने जल्दी से अपनी थैली से एक छोटी शीशी निकाली जिसमें हरे रंग का एक गाढ़ा जड़ी बूटी का घोल था। हकीम ने वो घोल नागिन की पूंछ पर फेंक दिया, फिर चिल्लाया, जहां पनाह, अब देर मत कीजिए, जल्दी नाव को मोड़िए और यहां से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भाग चलो। सिकंदर चौंका और बोला, पर नागिन तो नीचे गई है, उसे वापस खींचना नहीं चाहिए। हकीम बोला, नहीं जहां पनाह, वो इंसान नहीं है, एक जहरीली नागिन है। जहां पनाह, अगर अभी हम यहां से नहीं निकले तो ये समुंदर खुद हमें भी निगल लेगा। सिकंदर ने बिना कुछ कहे नाव मोड़ दी। नाव अब पूरी ताकत से गहराई छोड़कर बाहर की ओर भाग रही थी। पीछे समुंदर की लहरें उफान मार रही थीं, जैसे कोई तड़पती हुई आत्मा अपने आखिरी सांस ले रही हो। नागिन के शरीर पर वो जड़ी बूटी का असर शुरू हो चुका था। उसकी सांसें भारी होने लगी और फिर धीरे धीरे उसका पूरा शरीर बर्फ की तरह जमने लगा। कुछ ही पल में वो समुंदर की गहराई में पत्थर बन गई और वहीं हमेशा के लिए दफन हो गई। नाव अब दूर निकल चुकी थी। सिकंदर ने समुंदर की ओर देखा और कहा, तो ये थी उस बीमारी की असली वजह। हकीम ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, अब आप आजाद हैं, लेकिन अभी भी आपके शरीर में उस नागिन का जहर है। अगर आपने सही वक्त पर दवाई नहीं की तो इससे आपकी जान भी जा सकती है। फिर उसके बाद सिकंदर बादशाह अपने महल पहुंचा और हकीम से दवाई ली और कुछ दिन के अंदर ही उसकी सेहत अच्छी होने लगी। लेकिन उस नागिन का जहर उसके शरीर से पूरी तरह नहीं निकला और 3-4 साल के अंदर, सिर्फ 32 साल की उम्र में वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया।
आज भी सिकंदर का पूरी दुनिया में नाम है कि उसने सिर्फ इतनी कम उम्र में पूरी दुनिया को फतह कर लिया था, लेकिन साथ कुछ भी नहीं ले गया। और इस तरह दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह, जिसे कोई जंग में हरा नहीं पाया, वो किस्मत के हाथों हार गया। सिकंदर, जिसने धरती के कोने कोने को फतह कर लिया था, लेकिन अपनी मोहब्बत और एक नागिन के जहर से खुद को नहीं बचा सका। कहते हैं, कुदरत के आगे ना कोई बादशाह टिक पाया है, ना कोई दौलत, ना कोई ताज। सिकंदर चला गया, लेकिन पीछे छोड़ गया एक सबक कि इंसान चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना बन जाए, किस्मत जब करवट बदलती है तो बादशाह भी मिट्टी बन जाता है। और दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको सिकंदर की कहानी कैसी लगी। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आपकी स्क्रीन पर अभी एक और वीडियो लगी हुई है जिसमें बताया गया है कि कारून दुनिया का सबसे अमीर आदमी कैसे बना और किस तरह अपनी पूरी दौलत के साथ जमीन में धंस गया। वो कहानी इस कहानी से भी ज्यादा रोमांचक है, तो उस वीडियो पर क्लिक करें और अभी देखें, क्योंकि इतिहास की ये सच्चाइयां आपको हैरान कर देंगी। और आखिर में अपने भाई साहब को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।